सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ई सार्थक संवाद में। ई सार्थक संवाद के तहत आज हम एक अलग ही माहौल में और एक अलग ही परिदृश्य में बातचीत करने जा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी की जयंती है। अगर राजीव गांधी असामयिक आतंकी हमले का शिकार न हुए होते तो 77 वर्ष के होते। राजीव गांधी के अंतर्गत इस देश ने केवल एक राजनेता को नहीं देखा था, बल्कि एक सौम्य व्यक्तित्व को देखा था। एक दूरदर्शी लीडर को देश ने महसूस किया था। आज हम उनकी स्मृति में उनके बेहद नजदीकी रहे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी के साथ उन अनुभवों को साझा करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने बतौर सांसद, बतौर कांग्रेस संगठन पदाधिकारी उनके साथ समय बिताते हुए जिए थे। तो सुरेश पचौरी जी इस समय भोपाल से हमारे साथ हैं। तो सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष मौके पर। आज आपका एक आलेख भी प्रकाशित हुआ है हरिभूमि समाचार पत्र में, जिसमें आपने राजीव जी के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करेंगे राजीव जी के संदर्भ में, क्या था ऐसा राजीव जी के संदर्भ में जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है? देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि राजनीति में जो आते हैं वो सिद्धांतों की शुचिता की राजनीति नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे रहे जिनका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट रहता है, जो दूरदर्शी होते हैं जी। और देशहित जिनके सामने रहता है। राजीव जी ऐसे ही राजनेताओं के रूप में जाने जाते रहेंगे जिन्होंने सदैव देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर काम किया, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना रहे हों। सांसद रहे हों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे हों, विपक्ष के नेता रहे हों या प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि माना। कई बार देश में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि उनके रहते राजीव जी को कड़े निर्णय लेना पड़े जी। चाहे वो मिजोरम का समझौता हो, चाहे वो राजीव लोंगोवाल समझौता हो। उन्होंने पार्टी हित को दरकिनार करते हुए देश हित में ऐसे निर्णय लिए। ये राजीव जी की अपने आप में विशेषता रही है। जी। मैं सुरेश जी शुरुआत करना चाहूंगा, जब राजीव जी संजय गांधी के असामयिक निधन के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। उससे पहले तो उनका राजनीति से कोई वास्ता था नहीं, और कमोबेश आप भी उस समय पे केंद्रीय भूमिका में राजनीति में दिखाई दे रहे थे। अपनी पहली मुलाकात को हमारे साथ साझा करेंगे जो आपकी राजीव जी के साथ में रही हो, और कोई ऐसा स्मरण आपके जहन में हो जो भुलाए इतने सालों बाद भी आप नहीं भूल पाते हो? देखिए, राजीव जी अक्सर दिल्ली भोपाल की फ्लाइट में एज ए पायलट आया करते थे जी। और भोपाल इंपीरियल सैब्रे होटल में रुकते थे जी। जो मेरे घर के नज़दीकी है। संयोगवश हमारी मुलाकात उनसे उस समय होती थी, यद्यपि राजनीतिज्ञों से वो मुलाकात में बहुत हिचक महसूस करते थे, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि हमारी उनसे लगातार उस पीरियड में, जब वो दिल्ली से भोपाल एज ए पायलट आते थे, तो हो जाया करती थी। उसके बाद जैसे आपने सही प्रश्न उठाया कि संजय गांधी जी की असामयिक दर्दनाक मौत हुई, और राजीव जी के सामने यह प्रश्न रहा कि वो अपनी मां का काम बांटने के लिए राजनीति में आए कि नहीं। शुरू की स्थिति में उनका मन राजनीति में आने का नहीं था और सदैव वो मना करते रहे, लेकिन अंततः ऐसी स्थिति बनी कि वो राजनीति में आए और उन्होंने कहा कि मैं
माँ की इच्छा के अनुपालन में ना चाहते हुए भी राजनीति में प्रवेश कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने संगठन में काम एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में किया और उसी समय हमारी मुलाकात फिर दिल्ली में भी उनसे समय समय पर होती रही और उस दौरान मुझे प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनके आशीर्वाद से मिली। उनका दौरा मुरैना से भोपाल तक का बड़ा अविस्मरणीय दौरा एज जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी हुआ। उस पूरे पीरियड में मैं उनके साथ रहा और बाद में उन्होंने लाल परेड ग्राउंड पर एक ज़बरदस्त पब्लिक मीटिंग की। उसके बाद भी हमारा लगातार संपर्क दिल्ली में उनसे बना रहा जी। और एक स्थिति ऐसी आई कि राज्यसभा सदस्य के चयन की बात आई तो उन्होंने विभिन्न प्रांतों में जो युवक कांग्रेस में काम करने वाले नौजवान थे उनको अवसर दिया राज्यसभा में सदस्य के रूप में जी। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं कि मुझे प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए राज्यसभा सदस्य होने का अवसर मिला। और जब मैं राज्यसभा सदस्य होकर दिल्ली गया तो उनके संपर्क में मैं निरंतर रहा जी। इसी बीच श्रीमती इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या हो गई। फिर सवाल ये रहा कि वो आगे अपनी भूमिका कैसे तय करें। फिर सभी सीनियर कांग्रेस के नेताओं के आग्रह पर और सभी बाकी लोगों के मर्जी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सकुचाते हुए प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया जी। उस समय देश की बड़ी विषम परिस्थितियां थी, लेकिन उन्होंने उन चुनौतियों को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री के रूप में अनेक ऐसे सराहनीय कार्य किए जो अभी तक याद किए जाते रहते हैं। जी सुरेश जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगा। राजीव जी को गए हुए हमारे बीच तकरीबन 30 साल हो गए। क्या सुरेश पचौरी महसूस करते हैं कि राजीव गांधी के कार्यों का सही मूल्यांकन और उनके योगदान के प्रति वास्तविक सम्मान देश कर पाया, या कोई मलाल, कोई पीड़ा, कोई दुख आपके अंदर है कि जो कार्य उन्होंने किया, जो संभावना उनके अंतर्गत थी, जो सोच उनकी थी, उसके अनुरूप शायद व्यवहार नहीं हुआ? देखिए, ऐसे कई निर्णय उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लिए जो आज जब लोकतंत्र बचाने की बात होती है या प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात होती है तब हम उन फैसलों को याद करते हैं जी। जैसे एंटी डिफेक्शन बिल है जी। जो आया राम गया राम की राजनीति आजकल चल रही है। उस समय ये एंटी डिफेक्शन बिल उन्होंने पार्लियामेंट में पास कराया। जी। पंचायत राज की स्थापना करने के लिए उन्होंने पावर टू द पीपल को ध्यान में रखते हुए पंचायत के जरिए लोगों को अधिकार मिले, ये आगे की दृष्टि से उन्होंने निर्णय लिए। ऐसे अनेक फैसले उन्होंने लिए थे। मेरा कहने का आशय ये है कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने देश में और यहाँ तक विदेश में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी और जो भी विदेशी राजनयिक या विदेशी नेता हमारे देश में आते थे उनसे अत्यधिक प्रभावित होते थे। ऐसी अनेक मिसालें हैं। क्योंकि आपका सीमित समय है जी। मैं उनका ज़्यादा जिक्र करके समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इससे ऊपर उठ के जो उनके साथ महत्वपूर्ण द्विवेदी जी बात रहती थी जी। वो मानवीय संवेदना से परिपूर्ण व्यक्तित्व थे। जी। उनके कृतित्व को जब हम और व्यक्तित्व को निहारते हैं जी। तो वो बहुत मानव मूल्यों पर आधारित राजनीति करने के पक्षधर थे और आलोचना प्रत्यालोचना से हमेशा वो
अपने आप को दूर रखते थे, साथ ही स्तरहीन राजनीति करने में उनका कभी यकीन नहीं रहा। हमेशा सबको साथ लेके चलना, सबकी मदद करना, ये उनके कार्यशैली रही है। आपने कई चीजों का जिक्र किया, लेकिन उनके संदर्भ में कुछ विवाद जुड़े रहे। आज मौका है आपके माध्यम से वस्तुतः उनके पक्ष को, उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से समझने का। एक प्रकरण आता है शाहबानों के संदर्भ में। बहुतों को शिकायत है कि राजीव गांधी जी ने ये ठीक नहीं किया, तुष्टिकरण किया। सुरेश पचौरी जी किस नजरिए के साथ हैं अपने नेता के इस फैसले के संदर्भ में? क्या था, क्या परिस्थितियां थी, क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा? देखिए, शाहबानों के मामले में जो कोर्ट का निर्णय था जी, उस पर बाद में पार्लियामेंट में विस्तार से बहस हुई जी, लोगों के अलग अलग व्यू आए, फिर अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों ने अपना प्रस्तुतिकरण किया, अपना मंतव्य व्यक्त किया, और राजीव जी हमेशा ये मान के चलते थे जी, कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावना पर आंच आए। जी। तो एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए उस समय वो फैसला लिया गया था, और इसमें फिर प्रायः सभी लोगों की सहमति उस समय बनी थी। किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो, यह मूलतः उसके पीछे दृष्टिकोण था। एक राजीव गांधी के संदर्भ में जब जिक्र आता है तो उस दौर में संचार क्रांति का भी उल्लेख होता है। उसमें कोई दृष्टि दे सुरेश जी? शुरू में राजीव जी ने जब पहल की कि संचार क्रांति के जरिए हमारे देश का विकास होना चाहिए जी, और देश के लोगों को संचार क्रांति का लाभ मिलना चाहिए, तो लोगों ने उस समय उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाई कि ये कंप्यूटर बॉय हैं। लेकिन आज आप देखिए, जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, जो आईटी के माध्यम से किए जाने वाले काम हैं, वो सभी लोग अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और सभी लोगों ने, यहाँ तक कि मुझे याद है बाद में एनडीए के शासनकाल में आईटी मंत्री प्रमोद महाजन जी हुए, तो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस बात को स्वीकार किया था कि संचार क्रांति के मामले में राजीव जी का जो योगदान रहा है उसे हम भुला नहीं सकते। जी। तो कुल मिलाकर एक दृष्टि आने वाले समय को लेकर ये राजीव गांधी के संदर्भ में महसूस होती थी। आपने राजीव गांधी को दो भूमिकाओं में देखा, एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर और दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर। एक सत्ता का क्षेत्र, प्रशासनिक दक्षता का क्षेत्र, दूसरी तरफ संगठन का दायित्व। किस भूमिका में आपको राजीव गांधी ज्यादा पारंगत, ज्यादा दक्ष, ज्यादा निष्णात दिखे, संगठक के तौर पर या प्रशासक के तौर पर? मैं अगर ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी द्विवेदी जी कि दोनों स्तर पर वो एक कामयाब नेता रहे। जी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश हित में सभी लोगों को विश्वास में लेते हुए निर्णय लिए जी, और संगठन के नेता के रूप में उन्होंने रात दिन मेहनत करके, अत्यधिक परिश्रम करके संगठन को गतिशील बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। आप कहेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? जी। मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं कि विपक्षी दल के नेता के रूप में, संगठन के नेता के रूप में कभी मैंने उनको 1 या 2 बजे से पहले रात को विश्राम करते जाते नहीं देखा। आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जी। तो 90 और 91 का दौर ऐसा रहा जिसमें सौभाग्य से मुझे उनके साथ नज़दीक से काम करने का अवसर मिला और 10 जनपद में ही मैंने काम किया। तो उस समय मैं देखता था मीटिंग से वो रात को 1 या 2 बजे फ्री होके विश्राम के लिए जाते थे और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर तैयार होके अपना बाकी संगठन संबंधी कार्य में लग जाते थे।
तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया। जी इसी के साथ साथ जो भी अपनी कोई समस्याएं लेके आते थे, परेशानियां लेके आते थे, वो उनको उन समस्याओं को सुलझाने में पूरी दिलचस्पी लेते थे, उन परेशानियों को दूर करने में पूरी पहल किया करते थे। तो संगठन के नेता के रूप में भी वो सफल नेता रहे और प्रधानमंत्री के रूप में भी वो कुशल प्रधानमंत्री रहे। आप उन्हें संगठन की दृष्टि से भी सफल करार देते हैं, आप प्रधानमंत्री के तौर पर भी सफल करार दे रहे हैं। ये संगठन के स्तर पर कौन सी सफलता थी जिसमें वो मिजोरम में समझौता करते हैं और समझौते के तहत अपनी पार्टी की बनी बनाई सरकार कुर्बान कर देते हैं? दक्षता तो अभी के दौर में देखते हैं जिसके अंतर्गत लोग अल्पमत में भी होते हुए भी अपनी सरकार बनाने में सफल होते दिखते हैं। आप कहां थे और आज वक्त कहां तक पहुंच गया? लगता नहीं राजीव गांधी चूक गए थे? द्विवेदी जी, आप बहुत बुद्धिमान पत्रकार हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैंने ये कहा कि उन्होंने पार्टी हित से ज़्यादा राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना जी। और ये मिजोरम का जो अकॉर्ड था जी ये उसी संदर्भ में था जी। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस अकॉर्ड को करने से पार्टी को क्या नुकसान होगा। जी जो बोडोलैंड वाली प्रॉब्लम थी आसाम में, जी उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका पार्टी पे क्या असर पड़ेगा। जी। राजीव लोंगोवाल जो समझौता था, जिन आतंकवादियों ने उनकी मां की निर्मम हत्या की, उन्होंने उस पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए राजीव लोंगोवाल समझौता किया। किन परिस्थितियों में और किन भावनाओं के तहत किया होगा, जरा इस पर गौर करिए। उन्होंने हमेशा देश में एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे, इस पर ध्यान दिया। देश में शांति बनी रहे, इस पर ध्यान दिया। तो सुरेश पचौरी जी की बात का मायने यह है कि दल उनकी प्राथमिकता में था, लेकिन उससे भी पहली प्राथमिकता देश रही। और जब जब मौका आया देश और दल के बीच में चुनने का, तो दल के हितों को किनारे पर रखते हुए देश हित में उनके द्वारा फैसले लिए गए। उदाहरण है असम के संदर्भ में, मिजोरम के संदर्भ में और पंजाब के संदर्भ में, जिसमें कांग्रेस को कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन देश में शांति स्थापित करने में वो फैसले मील के पत्थर साबित हुए। हम अतीत से निकल के वर्तमान की ओर थोड़ा सा रुख करते हैं। जिस कांग्रेस को राजीव गांधी असमय छोड़कर गए, वो कांग्रेस आज संकट में दिखाई देती है, परेशानी में दिखाई देती है। इस संकट से जूझने में क्या उन तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या इसी तरीके से डील किया जाता अगर आज राजीव जी होते? थोड़ा दृष्टि साझा करें सुरेश पचौरी जी। राजनीति में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं जी। कांग्रेस ने ये दौर 69 में भी देखा है, जी। कांग्रेस ने ये दौर 77 में भी देखा है, और जब चढ़ाव की बात आई तो कांग्रेस ने 80 और 84 का भी दौर देखा है। उसके बाद 89 से 91 के बीच का दौर भी कांग्रेस ने देखा है, लेकिन 91 से आगे का भी दौर देखा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पंडित नेहरू ने एक बार ये राजनीति के उतार चढ़ाव पर एक बात कही थी जी। कि हमने तय की हैं मंजिलें इस तरह, जी। गिर पड़े, उठ गए और फिर चल दिए। जी। तो राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, इनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को सामने रखते हुए काम करते रहना चाहिए। राजीव जी के काम करने के ढंग से हमें यही प्रेरणा मिली है। रही बात आज के संदर्भ में जी। तो आज जिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए। जी। हमें ये देखना चाहिए कि 84 में एक दौर भारतीय जनता पार्टी का आया था कि जब केवल 2 सांसद थे, और बाद में ऐसा दौर आया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। जी। तो ये चीज़ें राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के साथ आती हैं, लेकिन राजनीतिक दल को अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्ट रखना चाहिए और हमेशा दूरदर्शिता के साथ देश हित में काम करना चाहिए। कांग्रेस के लिए आज यही चिंतन और मनन का विषय है।
हम अपनी बातचीत के आखिरी दौर में हैं सुरेश पचौरी साहब। दो सवाल आपसे। पहला सवाल यह है कि इस देश ने तकरीबन 5 दशक तक नेहरू गांधी परिवार को बड़े सम्मान के साथ याद किया। ये माना ये देश अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, ये देश अगर आज दुनिया के सामने एक गर्व के साथ उपस्थिति दर्ज कराता है तो उसमें गांधी नेहरू परिवार का बड़ा योगदान है। पर पिछले 1 दशक से देश की सियासत ये बोध करा रही है आने वाली पीढ़ी को कि इस देश की तमाम समस्याओं की जड़ में अगर कुछ है तो वो गांधी नेहरू परिवार है, उनके तौर तरीके रहे हैं। ये देश मानो उनकी बपौती बनाकर ही सौंप दिया गया था। सुरेश पचौरी जैसे राजनीतिज्ञ इस दौर के संदर्भ में और गांधी नेहरू परिवार के इस नए सिरे से मूल्यांकन के संदर्भ में क्या नजरिया रखते हैं? देखिए द्विवेदी जी, पहले तो हमें कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालना पड़ेगी जी। शुरू से अभी तक सन 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना हुई और आज तक कितने कांग्रेस अध्यक्ष रहे और कितने गांधी नेहरू परिवार से जुड़े रहे, आपके प्रश्न का जवाब इसी में मिल जाएगा कि कितनी बार अन्य महत्वपूर्ण लोगों को अवसर मिला। मैं महत्वपूर्ण बोल रहा हूं, वो भी काबिल थे जी। रही बात आज़ाद भारत को खुशहाल बनाने की और आत्मनिर्भर बनाने की, जब हम संविधान के पन्नों को पलटते हैं और उनमें आज़ादी का इतिहास में हस्ताक्षर करने वालों के नाम पढ़ते हैं तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं, मोतीलाल नेहरू भी होते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी होते हैं, राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं। ऐसे अनेक विभूतियां रहती हैं जिनका देश को आज़ाद कराने में भी योगदान रहा है और आज़ाद भारत को बेहतर कराने में भी योगदान रहा है। तो भारत के विकास की जब बात आती है तो गांधी नेहरू परिवार की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा समय समय पर कांग्रेस में जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली उनके योगदान को भी हम हमेशा याद करते रहेंगे। तो कांग्रेस की इस देश के प्रति एक अहम भूमिका रही है। कांग्रेस में न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं बल्कि कांग्रेस में ऐसे महान नेता रहे हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है। एक आखिरी सवाल पर आ रहा हूं। हमने राजीव गांधी के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं को, कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर भी आपके साथ संवाद किया। विरासत को लेकर बात करना चाहता हूं आपसे और जानना चाहता हूं कि आपने राजीव गांधी जी के साथ काम किया, आपको बड़ी निकटता से काम करने का मौका सोनिया गांधी जी के साथ भी मिला, लेकिन अब गांधी परिवार की विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर राजनीति में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सक्रिय हैं। कितना भरोसा कर पा रहे हैं सुरेश पचौरी जी जैसे उस दौर के नेता, जैसे नई पीढ़ी के संदर्भ में कितना सुरक्षित है विरासत का भविष्य पचौरी जी, राहुल जी और प्रियंका जी के हाथों में? जी, सवाल विरासत का नहीं है जी, सवाल भरोसे का है जी। हमने बीच के दौर में बहुत नज़दीक से पीवी नरसिम्हा राव जैसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखा, प्रधानमंत्री के रूप में देखा। हमने सीताराम केसरी जी जैसे अनुभवी व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखा। हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में देखा। और पहले के दौर में जाऊंगा तो कई ऐसे गैर नेहरू या गैर गांधी व्यक्ति रहे जो महत्वपूर्ण पद पर रहे, उनके दौर को देखा तो हम ये इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे बड़ी बात होती है भरोसे की। जी। गांधी नेहरू परिवार पर देशवासियों को और विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों को अत्यंत भरोसा है और ये भरोसे की ही वजह से लोग ये कामना करते हैं कि ये परिवार, प्रश्न विरासत के रूप में नहीं है, प्रश्न देश हित में और कांग्रेस को और गतिशील बनाने के नज़रिए से
ये उठ खड़ा होता है। और इसलिए हम बहुत आशा भरी नज़रों से राहुल गांधी के ओर देखते हैं, प्रियंका गांधी की ओर देखते हैं, सोनिया गांधी जी की ओर देखते हैं। तो आपके साथ काफ़ी विस्तार से बात की पचौरी जी। अब हमारी बातचीत का समापन है। राजीव गांधी जो आपके नेता रहे, उन्हें किन शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे आप आज इस पावन मौके पर? देखिए, राजीव जी की जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है। हम बड़ी विनम्रता के साथ उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जो सपना संजोया था देश की बेहतरी के लिए, हम किसी न किसी रूप में उस सपने को पूरा करें। उनकी जो आकांक्षा थी कि सारे देशवासी खुश रहें, मिलजुल कर रहें, हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, किसी भी प्रकार से देश की एकता अखंडता पर कोई खतरा ना हो और हमारा देश एक उन्नत भारत देश के रूप में जाना जाता रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य पचौरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे आपने भावना व्यक्त की अपनी श्रद्धांजलि के अंतर्गत, कि राजीव जी का सपना था कि देश का हर व्यक्ति खुशहाल रहे। उम्मीद करते हैं कि जो उनका सपना था आने वाले समय में हम उसे पूर्ण साकार होते हुए देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सुरेश पचौरी जी, कांग्रेस के दिग्गज राजनेता, पूर्व मंत्री, जिन्होंने हमसे अपने अनुभव भी साझा किए राजीव गांधी जी के संदर्भ में और उनसे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बातचीत भी की। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द। मुझे दीजिए इजाजत, सादा प्रणाम।